आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अवेयरनेस वीडियो है और मैं कुछ आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मुझे न्यूज़ देख के थोड़ा सा दुख हुआ। अब मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, बट मैं कुछ सच्चाई आपको बताना चाहूँगा जो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, और एक मैसेज भी मेरा आपके लिए रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हमारी यूपीएससी की फाइनली क्लासेस शुरू हो रही हैं। आज भी आपके पास वक्त है। शाम 6 बजे विनोनिका मैम क्लास लेंगी। पहली क्लास होगी, पब्लिक है। 770 रुपए का कोर्स है। डेली क्लासेस होंगी जब तक आपका प्रीलिम्स निकल नहीं जाएगा। हम रुकेंगे नहीं। सिर्फ 770 रुपए का हमने ये शानदार कोर्स निकाला है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। और ये एथिक्स में, जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मैं लेक्चर कर रहा हूं। तो बेटा बात इतनी सी है कि ये है रविंद्र जडेजा के पिताजी। रविंद्र जडेजा के पिताजी का ये कहना है, जिनका नाम अनिरुद्ध जडेजा है, कि मैं जामनगर में रहता हूं। जामनगर में मेरा 2 BHK का फ्लैट है। 2 रूम है। एक रूम मैंने अपने बेटे के लिए यानी कि रविंद्र जडेजा के लिए अभी भी बचा के रखा है। 20,000 रुपए मेरे पत्नी की पेंशन आती है, उसी से मेरा घर चलता है। मैंने अपने बेटे को बनाने के लिए, क्रिकेटर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। 20-20 लीटर के केन जो दूध के केन्स है वो मैंने अपने कंधे पे लटका के चलाऊं। मैंने वॉचमैन की उसके लिए भी काम किया है। हम एक गरीब परिवार से आते हैं और हमने रविंद्र जडेजा के लिए, मतलब अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत की है। और आज वो मुझे कॉल भी नहीं करता, एक फ़ोन भी नहीं करता। मैं उसका बाप हूं। उसको, उसकी जो मेरा ख्याल है उसको रखना चाहिए। वो मेरा बाप नहीं है कि मैं उसको कॉल करूं। बहन के लिए बताया कि रविंद्र जडेजा की मां का देहांत के बाद बहन ने भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। मैं तो रोता ही रोता हूं, बहुत ज्यादा रोता हूं मैं, लेकिन उससे ज्यादा उसकी बहन रोती है, क्योंकि उसने उसको मां की तरह पाला है, मां से बढ़कर पाला है। और उससे भी रिश्ते जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। आगे बताते हैं कि शादी हुई, पता नहीं उस मतलब जिनसे शादी हुई है, रिवाबा जडेजा नाम है इनका, क्या जादू किया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही शादी हुई, 2016 में शादी हुई, कि जो एक रेस्टोरेंट था इनका, ठीक है, तो उसका मालिकाना हक जो है वो इनके नाम पे कराया, इनका नेम डलवाया। और उसने परिवार में मतभेद, यानी कि रिवाबा जडेजा ने परिवार में मतभेद जो है वो पैदा किए हैं, जिससे हमारा परिवार जो है वो टूटा है। मेरा दिल रोता है ये सब देखकर। ठीक है, मैंने 5 साल से अपनी पोती का चेहरा नहीं देखा है और मैं बहुत दुखी हूं इस बात पे। रविंद्र जडेजा ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पे, जो अब एक्स है, उसमें बताया है कि जो बातें बताई जा रही हैं वो बहुत ही गलत है। मेरी पत्नी की जो इमेज है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं चुप रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। जो भी बातें हैं उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दिव्या भास्कर को इंटरव्यू दिया था इनके पिताजी ने। रविंद्र जडेजा की कहानी समझ लीजिए। रविंद्र जडेजा 1988 में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना, और बहुत गरीब परिवार से आते हैं कि एक रूम में 5 लोग रहते थे। ओके, इनकी जो माता जी थी वो सरकारी नर्स थी, और जो पिताजी थे वो इधर उधर, मतलब जैसे वॉचमैन हो गया, दूध का काम, ये करते थे। मतलब कोई परमानेंट जॉब उनकी नहीं थी। पिताजी चाहते थे, क्योंकि भाई देखिए, अब जब आप गरीब परिवार से आते हैं तो पढ़ाई एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो पिताजी चाहते थे कि बच्चा आर्मी में जाए। लेकिन रविंद्र जडेजा क्रिकेट खेलना चाहते थे। बड़ी कमाल की कहानी कि जब रविंद्र जडेजा क्रिकेट खेलते थे, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे, तो जब इनकी बैटिंग आती थी तो बच्चे बोलते थे कि नहीं अब बैटिंग नहीं करेंगे, अब गेम खत्म हो गया। तो काफी रोते थे, ये नींद में भी बड़बड़ाते थे ये। फिर इनके जो दोस्त हैं अनिरुद्ध जडेजा, इनकी मां का नाम लता जडेजा है, तो इनके जो दोस्त हैं महेंद्र जडेजा नाम है, तो उनकी एक क्रिकेट बंगलो था, वहां पे वो कोचिंग देते थे। तो इनके पिता ने बोला कि तुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, ठीक है, तो जा क्रिकेट बंगलो पे ट्रायल्स दे के आ। अगर वहां पे तेरा सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, वरना फिर क्रिकेट का नाम भी मत लेना। रविंद्र जडेजा बहुत मेहनती थे, उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन महेंद्र जो उनके दोस्त थे, ये काफी मतलब स्ट्रिक्ट कोच थे, बहुत ज्यादा। एक छोटा सा ही बंगलो था वो, वहां पे पिच तैयार की गई थी, उसमें घास नहीं थी, तो वहां पे फील्डिंग पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता था और काफी मतलब डिसिप्लिन में रखते थे ये बच्चों को। इतना आसान नहीं था रविंद्र जडेजा के लिए वहां पे सर्वाइव करना, पर अपने मेहनत के बल पे ये सर्वाइव किए। जब रविंद्र जडेजा पहले फास्ट बॉलर थे, बाद में बोला कि स्पिन डालो, क्योंकि तुम्हारी हाइट थोड़ी कम है, तो स्पिन डालोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये कहानी हुई। उसके बाद रविंद्र जडेजा जो है वो आगे बढ़े।
उनको मौका मिला और बहुत शानदार क्रिकेटर बने, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर दैट इंडिया एवर हैड, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर, ठीक है, बहुत ही शानदार। 2016 में रवींद्र जडेजा की शादी हुई। 2006 में इनकी मां का देहांत हो गया, आपको बता दूं, माता जी का देहांत हो गया। उसके बाद इनकी जो बहन है, ठीक है, उनको सरकारी जॉब मिली, मतलब वो सरकारी नर्स बनी, और उसके बाद फिर घर का पूरा खर्चा जो है वो उन्होंने संभाला, रवींद्र जडेजा का ख्याल रखा। तो बहन का भी बहुत बड़ा योगदान है। फिर 2016 में शादी, रिवाबा जडेजा जो इनकी वाइफ है वो मैकेनिकल इंजीनियर है और इस समय वो एमएलए हैं गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली, बीजेपी से नेता हैं, ये बड़ी नेता है, बड़ा नाम है रिवाबा जडेजा का भी। ओके, अब इनके पिताजी अनिरुद्ध जडेजा जी ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये बात बोली है। अब मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। आपको बता दूं कि जिस शहर में जामनगर से आते हैं ये, वैसे भी तो गुजरात से आते हैं ये, तो जहां पे इनका 2 BHK का फ्लैट है, उसी शहर में रवींद्र जडेजा का एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस है। और एक चीज तो पक्की है, इनके पिताजी के अनुसार रवींद्र जडेजा इनको कॉल नहीं करते, इनका हालचाल नहीं लेते, ना ही इनका मतलब पैसे वैसे देते हैं, मतलब द फैमिली इज ऑन देयर ओन, ठीक है, ये चीज है। अब मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बट ये तथ्य है। मैंने आपको ये इसलिए बताया है, रेमंड्स के मालिक विजय पथ सिंघानिया के बेटे गौतम सिंघानिया, विजय पथ सिंघानिया ने मोह माया में अपनी सारी दौलत जो है वो अपने बेटे के नाम कर दी और आज विजय पथ सिंघानिया किराए के मकान में रह रहे हैं। गौतम सिंघानिया की पत्नी ने भी उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। सोच सकते हैं रेमंड्स के मालिक, कितना बड़ा मकान है, 7,500 करोड़ का मकान है, इतना, मतलब आप समझिए कि महल है, महल। उस महल में एक कमरा नहीं अपने पिता के लिए। मैं अभी उदयपुर गया था, तो मैं उदयपुर गया, अभी हाल ही में राजस्थान में था मैं, तो मेरी ट्रेन उदयपुर से जयपुर के लिए लगभग 12:30 बजे थी रात में। तो मैं और मेरी वाइफ जो है वो वेटिंग रूम में थे और वहां पे एक बुजुर्ग औरत आती है। अब वो आई, वो लेट गई वहां पे, कोई सामान नहीं। मैं उनके पास गया, बहुत स्मेल आ रही थी उनके पास से। मैंने कहा क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? बट शी वॉज हाईली क्वालिफाइड। जब मैंने उनसे बात की तो उनकी घड़ी फंस गई थी, तो पहले मेरी वाइफ ने ट्राई किया, नहीं निकली, फिर मैंने ट्राई किया तो निकल गई। तो मैंने उनसे बातचीत शुरू कर दी। मैंने कहा अम्मा आप यहां पे क्यों हो? बोला कि बेटा मैं अभी जोधपुर से आई हूं और अब तो यह है कि यहां बगल में तारा आश्रम है, तो मुझे वहां जाना है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा कि आश्रम में जाना है आपको, तो आप जाइए। कहता है बेटा 400 रुपए मांग रहे समय ऑटो वाला। तो मेरे पास 400 रुपए तो नहीं है, सुबह ही जाऊंगी मैं। मैंने कहा सुबह कम मांगेगा? सुबह भी तो इतना ही मांगेगा। तो कहा कि नहीं बेटा सुबह जो है वो कम मांगता है। मैंने कहा चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम्हारी ट्रेन भी आने वाली है, तो तुम रहने दो, तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर मैंने पूछा कि आपके बच्चों का क्या हुआ, आपके बच्चे हैं कि नहीं? तब उन्होंने बताया कि मेरे एक बेटा है और मैं उसके घर में रहती थी, उसकी पत्नी है, मुझे खाना वाना नहीं मिलता था, निकाल दिया मुझे घर से। अभी 1 महीने पहले मेरी पोती की शादी हुई है, उसने बुलाया तक नहीं, उसने बिल्कुल नहीं बुलाया। मैं जब उसके घर में रहती मुझे पानी तक नहीं पूछते थे, तो मैंने खुद ही से छोड़ दिया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा बहुत दुख होता होगा। कहते बेटा बहुत दुख होता है, लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया है कि ऐसे ही जीवन है, ऐसे ही रहना है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही एक बगल में सरदार जी बैठते थे, हम काफी मदद करते थे हम लोग उनकी। अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर मुझे लगा ठीक भी, उनको मुक्ति मिल गई। वो जो दुख था और कष्ट था, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत कष्ट में किसी को देखते हो तो भगवान, आप यही मनाते हो कि भगवान इससे अच्छा तो मौत ही दे दे, मुक्ति मिल जाए इनको। तो अब वो उनके जो बच्चे हैं, उनके 3 मंजिल मकान है, 4 बच्चे हैं उनके, बहुत अमीर, और वो भीख मांगते हैं। वो सुबह से शाम तक बैठे रहते थे पेड़ के नीचे, चल नहीं पाते थे, बूढ़े थे। हम लोग काफी बात करते थे, काफी मदद भी करते थे, बहुत दुख होता था देख के। ये है। एक मैंने और देखा था, जब मैं अपने घर पे था, तो किराए पे मकान में रहता था मैं, तो मेरे घर के सामने जब मैं अपना 12th कर रहा था, तो वहां पे एक औरत थी, वो अपनी जो बूढ़ी माँ है, मतलब सास,
उससे बहुत बदतमीजी से पेश आती थी। मतलब इतनी बदतमीज, हम लोग ने तो कंप्लेन भी कर दी थी, बहुत बदतमीज। हालांकि कर्मा लौट के आता। हो सकता है ये जब बूढ़ी हो इसके साथ भी वैसे ही हो। देखिए हमेशा दो पक्ष होते हैं, जो कर्म है वो तो आपके लौट के आएंगे ही। हो सकता है कि इन्होंने भी, जिनको आज हम जिनसे सिंपैथी दिखा रहे हैं, माइट बी पॉसिबल कि इन्होंने भी गलत काम किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ बदतमीजी की हो, यह भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, किया हो गलत, बट जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो सारी गलती माफ। हम भी बूढ़े होंगे, सब बूढ़े होंगे, ये स्किन जो है ना ये सब खत्म हो जाएगी, ढल जाएगी, सेल्स खत्म होने लगेंगे हमारे धीमे धीमे। हम भी उसी जगह, हम अमर नहीं है, ये हम भूल क्यों जाते हैं? इतना घमंड काहे का? बूढ़े होना है, हमको भी मरना है, हमको भी उसी साइकिल में जाना है, हमको भी वहां पे प्रवेश करना है। आप बस एक वक्त अपने आप को रख के देख लीजिए उनकी जगह पे। ये कितनी बुरी बात है। मैं रविंद्र जडेजा की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है वो सही हो, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि जो बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़े मां बाप है स्पेशली, उनकी तो कदर आपको करनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। कोई वृद्ध आश्रम छोड़ के आ रहा है, मैं यहां पे आश्रम जाता रहता हूं तो आप जाइए, आप पूरा गीले होके वापस आएंगे आंसुओं से। ऐसी ऐसी कहानियां मैंने देखी हैं दोस्तों कि मतलब, एक तो मैं बता रहे थे कि वो जो बच्चा है उसने क्या किया कि अंगूठे के निशान लगाए, ठीक है, प्रॉपर्टी पे। उसके बाद आगे गया, दोनों मां बाप को छोड़ दिया, बोला मैं रुको, मैं यहीं आ रहा हूं। वो आए ही नहीं। ऐसे ऐसे हालात हैं। सरकार इस पे बिल लाई है, बिल्कुल बिल लाई है, एल्डरली डिसेबिलिटी इस पे बिल आई है सरकार। लेकिन मेरे हिसाब से यहां पे बहुत तगड़े से सरकार को प्रोविजन बनाना पड़ेगा। दो चीजें, पहली बात, जो बुजुर्ग हैं जैसे गौतम सिंघानिया, जो विजयपत सिंघानिया ने गलती की, वो आप ना करें। 1 रुपया ना दे ऐसी औलादों को, ऐसी निकम्मी औलादों को, समझ रहे हो? ऐसे बेगैरत भिखमंगों को 1 रुपया ना दे। आपने इनके लिए बहुत कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया प्यार कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपकी बारी। अमेरिका वाला मॉडल, 18 साल में, कभी कभी लगता है वो सही है, 18 साल में भैया अपने देखो, तुम मेरे पैसे हमारे लिए, हम अपना एंजॉय करेंगे। मोह माया में, पुत्र मोह में ना लुटा दे सब कुछ, क्योंकि भैया आगे शादी होनी है और आदमी औरत के ही बस में आता है, हम सबको पता है। बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन औरत क्या जादू करते हैं आपको नहीं पता। अल्फा मेल जो हैं वो कम होते हैं, कम है ही, आजकल बचे ही नहीं है। भगवान शिव की तरह, भगवान राम की तरह उस जैसे व्यक्तित्व का 1% भी आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो समझिए इस बात को कि जो भी बुजुर्ग हैं वो 1 रुपया, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उनको भी बोलें कि भाई बिल्कुल अपनी वसीयत नाम मत करना, अपने ही नाम पे करना। मरने के बाद भले नाम पे कर दो, लेकिन जीते जी मत देना पैसे, चाहे जो भी हो जाए। दूसरा, अगर ऐसा केसेस आते हैं तो सरकार को बिल्कुल प्रावधान करना पड़ेगा कि अच्छे खासे पैसे आपको देने पड़ेंगे, तगड़े पैसे दीजिए, मेहनताना दीजिए, प्रॉपर तरीके से। अगर उनका पोता पोती हो तो उनसे भी वो मिल सकते हैं। आप टाइम बाद दिए, कुछ प्रोविजंस में चेंज करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? तो ये है। बाकी ये जो केस है, ये एक मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है, और हमारे बुजुर्गों के साथ ऐसा, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो है सो है, दुनिया है, वो तो चलती ही रहती है। बट मुझे लगा कि ये लेक्चर करना ज़रूरी है ताकि आप भी अवेयर हों और जो अगल बगल के लोग हैं वो भी कुछ सीखें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।